हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और काइनेटिक्स में अभी तक मैंने आपको बता दिया था कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। तो द K इक्वल टू 2.303 by t log of a upon a minus x, log of a upon a minus x. So this is the constant for first order reaction. ये first order reaction के लिए constant का calculation है। K is the dissociation constant, dissociation constant, okay. K को कहते हैं dissociation constant, T is the total time, T यहाँ पे total time है। A is the initial amount of substance, initial amount of substance. A is the initial amount of substance. A minus x is the amount left after disintegration, 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 ठीक है। and x is the और amount left after disintegration ऐसा भी कह सकते हैं amount consume, है ना, amount consume in the reaction। और a minus x is the amount left after disintegration, मतलब कंजम्पशन के बाद बचा हुआ शेष अमाउंट। और x is the amount consume, x is the amount consume, amount disintegrated, amount disintegrated, amount disintegrated, विघटित मात्रा, amount disintegrated। तो ये हो गया, इसके सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने बात कर लिया, यहाँ पे किस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये है dissociation constant for first order reaction, this is the dissociation constant for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात हो गई। अब एज इट इज हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। द टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और टाइम टेकन इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, वो समय जिसमें किसी पदार्थ के आधी मात्रा का विघटन हो जाता है, आधी मात्रा का विघटन हो जाता है अथवा आधी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का भी मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया था, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे के ऑर्डर्स में केवल हमको याद रखना है, वैल्यू याद रखना है बस, है ना। आगे के ऑर्डर्स में हमको केवल वैल्यू याद रखना है। तो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ, या ऐसा कह सकते हैं इट इज टाइम टेकन to half completion of chemical reaction, time taken to half completion of chemical reaction। और अगर यही रेडियो एक्टिविटी होता तो हम सीधे सीधे कह देते टाइम टेकन इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, टाइम टेकन इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंप्लीशन टाइम टेकन टू हाफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो देखो कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी थी, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, ओके। तो ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहां पे क्या होगा, जब हाफ अमाउंट कंप्लीट हो गया तो ए माइनस एक्स इज द अमाउंट लेफ्ट,
A minus x equal to amount left after disintegration, amount left after completion, amount left after completion। तो यहां पे कितना हो जाएगा, वो A का हाफ हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन। ओके, तो अगर इनिशियल अमाउंट A है तो A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाय 2, और T कितना हो जाएगा, हाफ। जितना 10 मिनट था तो उसका आधा, तो 5 मिनट हो जाएगा, है ना। तो T इक्वल टू टी हाफ एंड A माइनस एक्स इक्वल टू A बाई 2। हियर द वैल्यूज क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। A minus x equal to A by 2, it means the amount left is the 1 by 2 of the initial, amount left is 1 by 2 of the initial and T is the half, T कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक। अब यहां पर आते हैं, हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं उसी फॉर्मेट में, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए K इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू 2.303, T की जगह क्या जाएगा, T हाफ log ऑफ A अपॉन A बाय 2, लॉग ऑफ A अपॉन A बाय 2, A अपॉन A बाय 2, ठीक है। तो K इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 बाय T, A से A कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका T हाफ लॉग ऑफ 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 इक्वल टू 0.3010, log 2 इक्वल टू 0.3010, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, ठीक है। तो जब आप 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा K इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, K इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, और टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा 0.693 by K. So this is the half-life period for first order reaction. This is the half-life period for first order reaction. ये first order reaction का half-life period है, ठीक है ना। This is the half-life period for first order reaction। और देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि concentration इसमें कहीं नहीं आया है, मतलब first order रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो कभी भी 100% मतलब कंप्लीटली फिनिश नहीं होगी। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसका डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट मींस अगर एक बार आपने एक टैबलेट खा लिया तो वो हमेशा उसके कुछ पार्टिकल्स आपकी बॉडी में रहेंगे, वो कभी भी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period is independent of concentration of reaction. For first order reaction, for first order reaction, the half life period is independent of concentration of reactants, independence of concentration of reactants, independent of concentration of reactants, okay, independent of concentration of reactants। अर्ध आयु काल का मान प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय K और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बारे में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के हमको देखो पूरा डिटेलिंग अच्छे से करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऑल द क्वेश्चंस आर मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो K की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने,
हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के उसके बारे में बात करना है। नंबर 1 पहला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो दिस इज CH3COOC2H5 प्लस वाटर। यहां पे ध्यान रखेंगे अल्कली यूज नहीं करेंगे, बाय वाटर जाएंगे। अगर अल्कली यूज करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा वाला आएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय प्लेन वाटर, बिकॉज वाटर इज नॉट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। वाटर इज नॉट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, वाटर के कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आता है। ठीक है। नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज C6H5N2Cl। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन इट गेट हाइड्रोलाइज इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करेंगे तो इट गिव्स फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से फिनॉल का बनना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। दिस इज बाय HCl एंड N2 गैस। तो दिस इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इसको ऐसे बैलेंस करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, बट इट इज डिपेंड्स ऑन द सिंगल मोल। ओके, H2O2 प्लस O2। तो दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, decomposition of N2O5, decomposition of N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का decomposition, decomposition of N2O5 to N2O5 is converted into 4NO2 plus O2. Okay, तो decomposition of N2O5 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction. Ammonium nitrate, decomposition of ammonium nitrate, decomposition of ammonium nitrate NH4NO3। तो NH4NO3 अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, N2 plus 2H2O, N2 plus 2H2O, N2 plus 2H2O। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो फॉर्मूला इज C12H22O11 प्लस वाटर से यहां से ये कैरी करेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज से हाइड्रोलाइसिस से जाएंगे तो मिल जाएगा हमको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और यहां पे मिल जाएगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनना भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। SN1 रिएक्शन। तो अगर SN1 अभी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, ये मैकेनिज्म में आता है। जब हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा SN1 का मतलब क्या है। SN1 रिएक्शंस। तो ये सब एग्जांपल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और
खास बात है के की वैल्यू ध्यान रखना है, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, और टी हाफ की वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, मतलब वो के पर तो डिपेंड करेगी लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो सभी ऑर्डर के लिए एक साथ बता देता हूं मैं आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर सबके लिए एक छोटा फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, उसको ध्यान रखेंगे तो किसी भी ऑर्डर का यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, units of rate constant, how to calculate the unit of rate constant, मतलब K, how to calculate the unit of rate constant, mole to the power 1 minus n, mole to the power 1 minus n, liter to the power n minus 1, liter to the power n minus 1, and time inverse, and time inverse. So this is the general formula, common formula to determine the units of K for all the orders, सभी ऑर्डर के लिए K की यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं इससे हम। और यहाँ पे N क्या है, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, N इज व्हाट, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो अगर मान लीजिए हमको फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या निकल जाएगा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, द N इज 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, इट मींस मोल टू द पावर 0, और लीटर के टाइम पर भी क्या होगा, 1 माइनस 1, तो लीटर टू द पावर 0 और टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आ गया, टाइम इनवर्स, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/सेकंड, ओके। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, द n इज 2 हियर, तो मोल टू द पावर 1 माइनस 2, तो मोल टू द पावर कितना आएगा, -1, लेटर टू द पावर 2 माइनस 1, तो लेटर टू द पावर 1, और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, तो फॉर थर्ड ऑर्डर द यूनिट ऑफ K इज मोल, अब देखो यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा, 3, तो मोल टू द पावर 1 माइनस 3, तो -2, लीटर टू द पावर 3 माइनस 1, तो 2 बचेगा, और टाइम इनवर्स अगेन, तो दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या आ जाएगी, 0, n की जगह 0, तो मोल टू द पावर 1, मोल टू द पावर 1, मोल टू द पावर 1, लीटर में 0 माइनस 1, तो कितना जाएगा, -1, लीटर टू द पावर -1, और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑर्डर, सभी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में हमने बात किया, ठीक है। फिर से एक बार, द कॉमन फॉर्मूला इज रियलाइज्ड, उसको याद करना है, उसको रिवाइज करना है, 1 माइनस n, मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n माइनस 1, टाइम इनवर्स। और किसी एक को ध्यान रख लीजिए, जैसे देखो जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर तो आपको पता ही है कि दोनों जीरो हो जाएगा, मोल टू द पावर 0, लीटर टू द पावर 0, तो आंसर क्या आ गया, टाइम इनवर्स आ गया। अब इन तीनों में से किसी एक को ध्यान रखिए आप, है ना, ताकि वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि कभी फॉर्मूला अगर उल्टा सीधा होगा तो आप ध्यान रख पाओगे। तो ऐसा ध्यान रख लो, जैसे जीरो ऑर्डर में मोल का पावर 1 आता है, फॉर जीरो ऑर्डर द पावर ऑफ मोल इज 1, ठीक, तो पावर ऑफ मोल इज 1 ओनली इन जीरो ऑर्डर, इन दोनों में माइनस आना चाहिए। तो अगर आप कभी फॉर्मूला ऑपोजिट लगाओगे तो आपको ध्यान होगा कि जीरो ऑर्डर में मोल का पावर -1 आना चाहिए, और अगर आप फॉर्मूला ऑपोजिट लगाओगे तो जीरो ऑर्डर में प्लस आएगा, तो आपको जस्टिफाई
हो जाएगा। ठीक है, तो बात को क्या करना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है और किसी एक को। अब फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, मोल टू द पावर 0, लेटर टू द पावर 0, टाइम इनवर्स। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। बाकी दोनों में से, बाकी तीनों में से एक किसी को याद कर लीजिए। तो मोल का पावर 0 ऑर्डर के लिए मोल की पावर 1 आएगा, मोल टू द पावर 1, ऐसा ध्यान रखेंगे तो बाकी सभी ऑर्डर में मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने फॉर्मूला कभी उल्टा लिख दिया तो भी आप उसको फिर सीधा कर लेंगे, है ना। तो दिस इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट सभी ऑर्डर के लिए। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक रिएक्शन है, उसके लिए जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1/सेकंड है, 1/सेकंड, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो विच ऑर्डर ऑफ दिस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो इट इज अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब डायरेक्टली के का यूनिट लिख करके भी क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे ऐसा आया, मोल टू द पावर 1, लीटर टू द पावर -1, टाइम इनवर्स है के की यूनिट, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। के का यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये चीज भी उसमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। हाउ टू प्लॉट द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, 2.303/t log ऑफ a बाय a माइनस एक्स, है ना। तो log ऑफ a बाय a माइनस एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a नॉट बाय a, है ना, ऐसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं। इनिशियल को a नॉट लिख देंगे और डिकम्पोज जो अमाउंट हुआ है उसको a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ध्यान रखना है, केवल log ऑफ इनिशियल को a नॉट और a माइनस एक्स की जगह a, ऐसा भी एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज यहां से ये a माइनस एक्स की जगह के साथ ऊपर चला जाएगा a, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका log a के साथ, है ना। तो log a और k को नीचे कैरी कर, k को किसके साथ ले सकते हैं, t के साथ ले सकते हैं। तो k को t के साथ लोगे तो ये कहां आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a माइनस एक्स, को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a नॉट, प्लस log a नॉट। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज log a माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अब इसको हमने y इक्वल टू mx प्लस c के ऑर्डर में लिख दिया, इसका मतलब ये है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन और ये हमने इसको ऑर्डर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में लिख दिया, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो log a माइनस log के टी अपॉन log a इक्वल टू के माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a। तो y इक्वल टू mx प्लस c के ऑर्डर में इसको हमने लिखा है ना, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इफ
log a माइनस एक्स वैल्यू। तो देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे के पोर्शन पे बात करते हैं, आगे के पोर्शन पर बात करते हैं। इफ तो इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा मतलब। तो यहां तक क्लियर। तो ये आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऑर्डर पर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऑर्डर पर हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लेकिन किस कंडीशन में वो कहां से प्लॉट होगा उसके बारे में भी हमको बात करना है, ठीक है। तो अगली पहली कंडीशन, इफ log a of log a minus x, log a of log a minus x, log a of log a minus x value are plotted, log a of log a minus x value are plotted against time, against time t. The graph obtained should be straight line. तो जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेंगे तो सब स्ट्रेट लाइन पे आएंगे ना। फॉलो शुड बी अ स्ट्रेट लाइन and the slope is equal to minus k by 2.303। उसका स्लोप का मान माइनस के बाय 2.303 और माइनस के है मतलब डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो log a और टाइम, log a और टाइम के बीच जो ग्राफ आया पहला कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने का, log a माइनस एक्स वैल्यू आर प्लॉटेड अगेंस्ट द ग्राफ ऑब्टेन्ड शुड बी स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303। तो ये ऐसा आएगा माइनस के बाय 2.303। ओके, तो log a वर्सेस टाइम। तो log a वर्सेस टाइम का जो प्लॉट आएगा उसका स्लोप माइनस के बाय 2.303 की कंडीशन पर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन पर। सबको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग ही हमने सेट करके रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग कैरी ऑन कर लिया था। अब आगे की बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इफ वी प्लॉट बिटवीन initial concentration and remaining concentration, initial concentration and remaining concentration versus time, initial concentration and amount left after time, है ना, amount left after some time, तो that is A। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ प्लॉट होगा, प्लॉट बिटवीन A नॉट अपॉन A नॉट बाय A and time, straight, again it is straight line, तो ये भी कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा, it is straight line, slope would be plus k by 2.303 और इसका जो स्लोप होगा वो कैसा आ जाएगा, k अपॉन 2.303। तो log a नॉट बाय a, इनिशियल अमाउंट एंड अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एंड टाइम। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव स्लोप रहेगा इसका। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू k बाय
2.303। ठीक है, तो ये सेकेंड ग्राफ आ गया आपका। पहला क्या था, log ऑफ a एंड log a माइनस एक्स, log ऑफ a एंड log a माइनस एक्स के बीच, और टाइम का जो कर्व था log a और log a माइनस एक्स, और टाइम के बीच जो कर्व था वो डिकम्पोजिशन मतलब डिके ऑर्डर में था, और उसका स्लोप जो था माइनस के बाय 2.303 था, और log a अपॉन a log a नॉट अपॉन a और टाइम के बीच जो आया वो ओरिजिन से निकला हुआ प्लॉट है यहाँ पे, और इसका जो स्लोप है वो k इक्वल टू 2.303 के इक्वल मिल जाएगा। अगली कंडीशन पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है दोनों स्लोप्स के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इनके के की वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक तरह से पूरा फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर और जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में बात करेंगे आर्हेनियस के बारे में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर, रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर। किसी रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर कब कह सकते हैं, आपको डेफिनेशन मालूम है, द रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर, reaction is said to be second order if the reaction rate if the reaction rate is determined by the variation of two concentration, variation of two concentration, जब अभिक्रिया का वेग दो क्रियाकारकों के सांद्रताओं के परिवर्तन पर निर्भर करता है, वेरिएशन ऑफ टू कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, तो अगर आप ऐसा भी ले सकते हो a प्लस बी, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो 2a, a प्लस बी टू प्रोडक्ट, मतलब a अलग है b अलग है, एंड नाउ कैन ऑल्सो टेक a टू प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों तरीकों से ले सकते हैं, मतलब a माइनस एक्स बी माइनस एक्स की जगह हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ज्यादा आसान रहेगा सॉल्व करने में, है ना। तो रेट इक्वल टू के a माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो k की वैल्यू है उसको डायरेक्टली आप चाहो तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आगे ले जा करके, है ना, जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में किया था, फॉर्मूला भी सेम है। ठीक, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है उसका, सीधे सीधे उसको ध्यान रख लेंगे, जहां पे जो काम करना है वहां पे वो काम करना चाहिए। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a। ये फर्स्ट, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए k की वैल्यू है। when two reactants are there, when two different reactants are there, और जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे, when two different reactants are there, that is it means A and B सिमिलर था, तो क्या हो गया, k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1/a। और अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो कैसे लिखेंगे, k इक्वल टू 2.303 t a माइनस b, और
टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, ए बी माइनस एक्स अपॉन बी ए माइनस एक्स, बी ए माइनस एक्स। ठीक है, तो एट two different reactants, when two different reactants are there, b a minus x upon b a minus x। ओके, तो b a minus x था अपर साइड पे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, log b a minus x अपॉन a b minus x, और कंडीशन क्या है, a is greater than b, जब a की वैल्यू b से ज्यादा है, इफ a इज ग्रेटर देन b। और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ की जो वैल्यू होगी, टी हाफ इक्वल टू 1 बाय के इंटू ए, के ए कह लीजिए आप सीधे सीधे, 1 बाय के इंटू ए इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी ए नॉट बाय 2k, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हुई 0.693 बाय के, और थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर देन सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 1 बाय ए इंटू के। इनके कांस्टेंट के डेरिवेशंस का हमको कोई काम नहीं है, ना कभी इस पे कोई क्वेश्चन आएगा मेडिकल में। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमको ध्यान रखना है, कभी कभी कंपेयर करने में काम आ सकता है। कभी ऐसा क्वेश्चन बना दिया मैच द कॉलम, उस टाइप के क्वेश्चंस में ये सब चीजें काम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला, के का यूनिट कैलकुलेशन भी मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, सब एक ही साथ सीख लिया हम लोगों ने। अब बात करेंगे एग्जांपल्स फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स बाय एल्कली, एल्कली के थ्रू हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, NO2 is decomposed to give 2NO plus O2, 2NO plus O2, 2NO plus O2, 2O3 is decomposed to give 3O2, 2O3 is decomposed to give 3O2। इसके बाद Cl2O, Cl2O से 2Cl2, 2Cl2 plus O2, 2Cl2 plus O2। ओके, S2O8 2 नेगेटिव, S2O8 2 नेगेटिव, तो 2SO4, 2SO4 2 माइनस, 2SO4 2 माइनस, 2SO4 2 माइनस, तो S2O8 2 माइनस प्लस 2I माइनस प्लस, here is the 2I minus, the product is 2SO4 plus I2, 2SO4 plus I2 is the product of the reaction। okay, so this is the example of second order। कुल मिलाकर के जो बातें ध्यान रखनी है वो सेकेंड ऑर्डर में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल किसी भी ऑर्डर के सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम्पल्स को आप और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे तो उनको लिस्ट आउट आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जाम्पल्स सभी ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में चूंकि इन पे प्रॉब्लम्स नहीं पूछेंगे तो इनके केवल अगर कभी कुछ पूछना होगा तो केवल एग्जाम्पल्स के बारे में ही बात कर पाएंगे आपसे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है सेकेंड ऑर्डर के लिए, हमें के की वैल्यू ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ के फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज के इक्वल टू 2.303 by TA minus B log of BA minus X upon AB minus X, जबकि A की वैल्यू B से बड़ी है और T हाफ की वैल्यू 1/K into A, 1/K into A। and then examples of second order reaction।
और SN2 मैकेनिज्म भी जो होता है, जैसे वहां पे हमने लिखा था ना SN1 मैकेनिज्म, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो एज सेम एज SN2 मैकेनिज्म इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ऐसा ध्यान रखना है। देन अब बात करेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? When the rate of reaction is depends on variation of concentration of three reactants. Sorry. तो कैसे डिफाइन करेंगे? A reaction is said to be third order. A reaction is said to be third order. रिएक्शन इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर। एक अभिक्रिया को हम तृतीय कोटि अभिक्रिया तब कहेंगे रिएक्शन इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय variation of three concentration। जब अभिक्रिया का वेग तीन क्रियाकारकों के सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम अगर लिखें तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए माइनस एक्स टू द पावर 3। अगर तीनों सेम है a माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स टू द पावर 3, है ना। और k की जो वैल्यू है थर्ड ऑर्डर के लिए वो आ जाएगी 1/2t प्लस 1 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर। ओके, तो 1 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां पर 1/2t प्लस 1/2t, नहीं, दैट इज नॉट प्लस 1/2t एंड 1 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और ओके, और टी हाफ, द वैल्यू ऑफ टी हाफ इज हियर। टी हाफ की जो वैल्यू है 3/2 के ए स्क्वायर, 3/2 के ए स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इज 2 के ए स्क्वायर। मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दें तो बाकी सभी ऑर्डर में टी हाफ की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। जीरो ऑर्डर में भी क्या आया था, ए आया था जीरो ऑर्डर में भी, सेकेंड ऑर्डर में भी ए की वैल्यू आ गई थी, थर्ड ऑर्डर में भी ए की वैल्यू आ गई। तो ये सब चीजें कंपेयर करना है। केवल फर्स्ट ऑर्डर ही एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का हाफ लाइफ से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स। एंड अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स Fe3 प्लस 3i माइनस, इट गिव्स FeI3। ये पहला एग्जाम्पल FeI3। 2NO प्लस O2, 2NO2 2NO प्लस Br2, 2NO ओके, 2NO plus Cl2, the 2NOCl, SnCl2 plus Fe2FeCl3, it gives SnCl4 plus 2FeCl2. So this is also
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में हमको केवल एग्जांपल्स को कंसंट्रेट करना है, एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर से लेकर के थर्ड ऑर्डर तक। अब कुछ सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर्स भी हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बात कर लेंगे। तो उनके बारे में बात करने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके कमांडोस, थैंक यू।